हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन के बाद उसमें मैंने बताया था 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और मैंने ये भी बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीटस के अंदर क्या क्या चेंजेज होता है, फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में क्या होता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, और ये जो चैप्टर है यहीं पे आज एंड हो जाएगा। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे पार्चुरेशन। इसी को और बोलते हैं बर्थ ऑफ बेबी या चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? द एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म फीटस फ्रॉम मदर्स यूटेरस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ये इसका थोड़ा हम लोग डिफिनीशन कर लेते हैं, फिर इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। द एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म्ड और इसी को बोल सकते हैं डेवलप्ड फीटस। द एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म फीटस और डेवलप्ड फीटस फ्रॉम यूटेरस ऑफ मदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। अब थोड़ा यहाँ पे बात करना है, देखिएगा सेंटेंस मैंने क्या लिखा है। द एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म्ड या फुली डेवलप्ड, मैंने क्या लिखा है? द एक्सपल्सन ऑफ फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड फीटस फ्रॉम यूटेरस ऑफ मदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को और क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ और बर्थ ऑफ बेबी, और क्या बोल सकते हैं इसको? बर्थ ऑफ बेबी। इसको ये नेम भी दे सकते हैं हम लोग। पार्चुरेशन को आप चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं या बर्थ ऑफ बेबी भी बोल सकते हैं। एक चीज देखेंगे यहाँ पर, ह्यूमन के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन द जेस्टेशन पीरियड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ human beings the gestation period is about 9 month, और इसी में लिखता है ±5 डेज, और इसको लिख सकते हैं 270 और 280 डेज। ये जेस्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन होता है। ह्यूमन के केस में जेस्टेशन पीरियड का ये ड्यूरेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। एक्चुअली जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। द टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। क्या हो गया ये? द टाइम पीरियड between fertilization to complete development of fetus in uterus। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इसका वैल्यू वेरी करता है। जेस्टेशन पीरियड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अलग जो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में जेस्टेशन पीरियड का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों को ये वैल्यू याद रखना है।
ह्यूमन के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ एवरेज वैल्यू है। तो 9 मंथ में 5 डेज अगर कम रहता है तभी जेस्टेशन हो सकता है, 5 डेज अधिक भी हो सकता है। और ये एवरेज वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 270 टू 280 डेज। कोई कोई ऐसा मंथ होता है जो 31 डेज का होता है, कोई कोई मंथ जो होता है 30 डेज का होता है, इसलिए ये वैल्यू इतना अप्रोक्स लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं लिया जाता है। तो ये मैंने बताया आपको पार्चुरेशन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली देखिए जो पार्चुरेशन है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब इसके अंदर दोनों काम करता है। नर्वस सिस्टम का भी इसमें फंक्शन होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी फंक्शन होता है। बोथ इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन the involvement of both and नर्वस सिस्टम, या यहाँ पे लिख सकते हैं नर्वस सिस्टम, बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे क्या, इन पार्चुरेशन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टेक्स प्लेस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इन पार्चुरेशन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टेक्स प्लेस। दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये इसके अंदर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्वस सिस्टम का भी और एंडोक्राइन सिस्टम का। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन। आइए इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होता है, पार्चुरेशन कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। नर्वस सिस्टम का भी इसमें फंक्शन होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फीटल इजेक्शन फैक्टर, यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, और इसी को बोल सकते हैं चाइल्ड बर्थ। क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड बर्थ। इसका हम लोग को मैकेनिज्म देखना है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म में कि जो एक सिग्नल रिलीज होता है, अ सिग्नल रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। प्लेसेंटा, यहाँ पे मैं पॉइंट ऐसे कर दे रहा हूँ, प्लेसेंटा ऑफ मदर प्लस फुली डेवलप्ड फीटस, ये जो दोनों का दोनों है, देखिएगा प्लेसेंटा ऑफ मदर एंड फुली डेवलप्ड फीटस इनसाइड यूटेरस। ये क्या करता है, रिलीज अ सिग्नल, एक सिग्नल रिलीज करता है, जिस सिग्नल को बोलते हैं फीटल एजेक्शन फैक्टर। यहाँ पे आप लिख दीजिए रिलीज अ सिग्नल रिलीज करता है। दोनों का दोनों प्लेसेंटा, जो माँ का प्लेसेंटा होता है और फुली डेवलप्ड जो फीटस होता है यूट्रस के अंदर, ये दोनों का दोनों क्या रिलीज करता है, एक सिग्नल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फीटल इजेक्शन फैक्टर। और ये फैक्टर जो होता है ये इंटर्स इनसाइड
मदर्स ब्लड माँ के ब्लड में जाता है, और माँ के ब्लड में जाने के बाद क्रिएट अ यूट्राइन कंट्रैक्शन, क्रिएट्स कंट्रैक्शन इन यूट्राइन मसल्स, या क्रिएट यूटेराइन कंट्रैक्शन, यूट्राइन कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज अ नर्वस मैकेनिज्म या न्यूरॉन्स का ये मैकेनिज्म होता है, क्रिएट्स यूटेराइन कंट्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये फीटल इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है ना, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर्स, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्थ हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, क्रिएट मोर एंड मोर यूटेराइन कंट्रैक्शन। ये क्या करता है, क्रिएट्स मोर एंड मोर यूटेराइन कंट्रैक्शन। ये यूटेरस के अंदर क्या करता है, कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। जो यूटेरस का जो मसल्स है, एंडोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, पेरीमेट्रियम होगा, उसके अंदर क्या करता है, कंट्रैक्शन क्रिएट करता है, उसको फैलाने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेबर पेन। इसमें होता है ना, बहुत ज़्यादा लेडी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है फीमेल के केस में, तो डॉक्टर वेट करता है कि कब तक फीमेल को पेन हो। फीमेल के अंदर जब पेन स्टार्ट होता है ना, ये पेन कंटिन्यूअस नहीं होता, एक बार आएगा फिर नॉर्मल होगा, फिर पेन होगा, फिर नॉर्मल होगा, लेकिन डॉक्टर वेट करता है कि ये पेन कंटिन्यूअस हो। तो जैसे फीमेल के अंदर ये पेन कंटिन्यू होता है, वो क्या करता है, बाहर से और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाल देता है फीमेल के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, और यूटेराइन कंट्रैक्शन करने लगता है, यूटेरस के मसल्स को कंट्रैक्ट करने लगता है। और जैसे कंट्रैक्शन होता है यूटेरस के मसल में, उसी टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर एक्साइटेशन होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन क्या करता है, डायलेट्स द सर्विक्स। तो इस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्रिएट्स मोर एंड मोर यूटेराइन कंट्रैक्शन। कौन क्रिएट करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्रिएट करेगा मोर एंड मोर यूटेराइन कंट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग लेबर पेन। क्या बोलते हैं, लेबर पेन। पूरे पेन में दैट इज द कंसीडर्ड एज हार्डेस्ट पेन। हार्ट अटैक से भी ज़्यादा इसको माना गया है। सबसे ज़्यादा पेन इसी में होता है। माँ जो एक बच्चे को बर्थ करती है, तो उसमें जो यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पेन होता है। हार्डेस्ट पेन इन ऑल ओवर द पेन। तो इसके बाद लेबर पेन के बाद क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन या हाई लेवल ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन और stimulates pituitary glands, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगेन सिक्रीट्स रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन तो काम कर ही रहा है, उस टाइम में क्या गया, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन का क्या वर्क है, ये रिलैक्सिन हार्मोन डायलेट्स द सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर आपको मैंने बताया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, तो वहाँ पे बताया था सर्विक्स के अंदर 2 ओपनिंग होता है। अंदर वाले को बोलते हैं इंटरनल ऑरिफाइस, बहुत ही नैरोअर ओपनिंग होता है,
और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑरिफाइस या ऑस। तो क्या होता है, ये दोनों ओपनिंग जो होता है ना, दोनों पोर्स जो होता है ओपन होता है, जिसको बोलते हैं डायलेट्स ऑफ सर्विक्स। और जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, ये पोर्स ओपन होगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, और इसी को बोलेंगे चाइल्ड बर्थ। इसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड बर्थ। और ये कंप्लीट क्या हो गया, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो यहाँ पे हार्मोन्स भी वर्क कर रहा है पार्चुरेशन में, और यहाँ तक जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम करता है। नर्वस सिस्टम कहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसको बोलते हैं यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ये कंट्रोल होता है। तो आइए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ भी आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज द लैक्टेशन और लैक्टोजेनेसिस। तो आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लैक्टेशन, मतलब माँ के अंदर बर्थ के बाद क्या होगा, माँ ने जब बच्चे का बर्थ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को नरिशमेंट के लिए, बच्चे को नरिशिंग करने के लिए, नरिश करने के लिए माँ क्या करेगी, मिल्क को फीडिंग कराती है। तो मिल्क का प्रोसेस कैसे होता है, माँ के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है लैक्टेशन में। लैक्टेशन इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, सेकेंड, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, एंड थर्ड, इजेक्शन ऑफ मिल्क। आइए तो हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं लैक्टेशन। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है। देखिएगा, ये इमोशनल ये बिहेवियर है, माँ के अंदर ये इमोशनल फंक्शन भी है। माँ जो है, कितनी ऐसी माँ है जो बच्चे को बर्थ हो जाने के बाद से कितनी माँ के अंदर मिल्क का सिक्रीशन एक प्रॉपर टाइम में नहीं होता है। एक्चुअली जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है, वो बर्थ के 1 आवर्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स। कितने ऐसे फीमेल्स है जिसके अंदर 24 आवर्स भी लग जाता है, 1 डेज कंप्लीट लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो जाता है, बच्चे का उतना देर तक ये टाइम पीरियड नहीं सही है, उसको नरिशमेंट देना जरूरी है। बच्चे का अगर बर्थ हो गया तो बर्थ के बाद बच्चे को नरिशिंग कराना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका जितना ऑर्गन सिस्टम है वो फंक्शन तभी करेगा जब उसको नरिशमेंट मिलेगा या फूड मिलेगा। तो फूड किस फॉर्म में मिलता है बच्चे को, मिल्क के फॉर्म में। तो यहाँ देखिएगा लैक्टेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन कमा सिक्रीशन एंड इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, कॉल्ड एज लैक्टेशन। क्या बोलेंगे उसको, लैक्टेशन बोलेंगे, आर कॉल्ड एज लैक्टेशन। अब देखिएगा लैक्टेशन के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। लैक्टेशन के अंदर मैं 3 पॉइंट लिखा है, फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन। इस तीनों का मतलब समझ लीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टेक प्लेस इनसाइड द लैक्टिफेरस ग्लैंड। लैक्टिफेरस ग्लैंड दैट इज द मेमोरी लोब्यूल्स और फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस inside the lactiferous gland और
लोब्यूल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, लोब्यूल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। और सिक्रीशन का मीनिंग क्या हो गया? आफ्टर फॉर्मेशन मिल्क secreted and stored in ampulla region of mammary ग्लैंड्स। मिल्क जो होता है ना, ये सिंथेसिस होता है किसके अंदर? लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के अंदर। और लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के अंदर मैक्सिमम मिल्क क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। और वहाँ से धीरे धीरे निकल करके एम्पुला से कहाँ में आता है? निपल में आता है। तो आइए देखिए, इसके बाद होता है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या हो गया? इजेक्शन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ मिल्क, elimination of milk from nipple to suckling the fetus. Rate of ejection of milk is depends on the suckling of fetus। मतलब जैसे फीटस क्या करता है? मिल्क को सक करना स्टार्ट करता है, उसके रेट में उसी के अकॉर्डेंस मिल्क का इजेक्शन भी होता है फीमेल के अंदर। जो लैक्टेशन होता है ना, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑल्सो। लैक्टेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। एंड ऑल्सो इमोशनल इफेक्ट, और ऑल्सो एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो इमोशनल बिहेवियर ऑफ फीमेल। ये इमोशनल बिहेवियर है लैक्टेशन। माँ जब बच्चे को बर्थ देती है तो उसके अंदर एक इमोशनल क्रिएट होता है कि हमको अपने बच्चे को क्या करना है? फीडिंग कराना है, मिल्क का फीडिंग कराना है। और ये जब इमोशनल बिहेवियर माँ के अंदर क्रिएट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद से वो क्या करता है? हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। अब देखना है हम लोगों को यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। उसको देखने से पहले यहाँ पे दो छोटा छोटा टर्म है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया? फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ मिल्क इनसाइड द मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन और जो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज दैट इज अ मिल्क शुगर। तो एक्चुअली मैं मिल्क का कंपोजिशन बताऊंगा तो वहाँ पे आपको एक टर्म बता दूंगा। एक्चुअली लैक्टोज से यहाँ पे लैक्टोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है। एक और टर्म आ जाता है गैलेक्टोजेनेसिस। तो गैलेक्टोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोजेनेसिस। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ऐसे बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड flow of milk is called as
गैलेक्टोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? गैलेक्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये कुछ मैंने टर्म बताया। इसके बाद आइए देख लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ गैलेक्टोजेनेसिस, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन, और लैक्टेशन से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन, मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। तो जो लैक्टेशन होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। द मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। द मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन completed in 2 steps। 2 स्टेप इसके लिए चाहिए। फर्स्ट जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसको बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क, कि माँ के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर पहले मिल्क बनेगा और बनने के बाद वहाँ से निकलेगा, इजेक्शन होगा। और ये निकलना डिपेंड करेगा हार्मोन्स पे और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग पे। और मिल्क का, माँ के मेमरी ग्लैंड से मिल्क का निकलना ये एक इमोशनल बिहेवियर है। माँ बच्चे को जन्म देने के बाद उसके टुवर्ड्स इमोशनल ज़्यादा हो जाती है बच्चे के तरफ, कि ये मेरा बच्चा है और उसको हमको मिल्क फीडिंग कराना चाहिए। तो यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ मिल्क, माँ के अंदर लैक्टेशन जो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क और जो सेकंड होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क जो होता है ये कैसे कंट्रोल होता है माँ के अंदर। तो देखिए ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और सिंपली यहाँ पे एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर बर्थ के बाद माँ के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है। ये लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है स्टिमुलेट्स, ये दोनों हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। माँ की ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लो लेवल होता है ये स्टिमुलेट करता है माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। और माँ क्या करती है, माँ का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये यहाँ पे एरो कर दे रहा हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट्स मेमरी ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करता है, मेमरी ग्लैंड्स को। और मेमरी ग्लैंड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस मिल्क, प्रोड्यूसेस मिल्क। अब माँ के अंदर से मिल्क का बनना स्टार्ट हो गया और सिक्रीशन भी स्टार्ट हो गया। तो माँ के अंदर मिल्क का बनने का जो प्रोसेस होता है, सिक्रीशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप ले लेते हैं, सेकेंड, इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब माँ के मेमरी ग्लैंड से क्या करना है, मिल्क को बाहर लाना है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क ये जो होता है अंडर हार्मोनल कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो आइए यहाँ पे पॉइंट मेंटेन कर लीजिए,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इन मेमोरी मसल्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स। और जैसे कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स टू इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो टर्म होता है यहाँ पे एक दो टर्म और है लैक्टेशन से रिलेटेड, वो है एक टर्म मैं लिख दे रहा हूँ कोलोस्ट्रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोस्ट्रोम? कोलोस्ट्रोम क्या होता है? पेल येलो और ग्रीनिश येलो कलर ऑफ मिल्क, द मिल्क secretion of milk for few days, for few days from starting of ejection of milk, a thick pale yellow color of milk ejected is called as, या ये जो देखिए है मैंने बोला for few days from starting of ejection of milk, a thick pale yellow color of milk ejected from mammary glands called as कोलोस्ट्रोम। क्या बोलते हैं इसको? कोलोस्ट्रोम। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, कोलोस्ट्रोम का आपको अंडरलाइन करना होगा। कोलोस्ट्रोम के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है IgA, यहाँ पे पॉइंटमेंट करने रहा हूँ, IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन A आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम। इम्यूनोग्लोब्यूलिन A प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम provides antibiotic power to the child और न्यूबॉर्न बेबी। तो जो बेबी होता है ना, उसको ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन, मतलब एंटीबायोटिक पावर प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन A एक कोलोस्ट्रोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके पहले मैंने बताया था प्लेसेंटेशन में, जहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करने वाला एक एंटीबायोटिक मैंने बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन G। तो माँ के प्लेसेंटा से IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन G भी कहाँ जाता है? फीटस के अंदर जाता है, जो फीटस के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। आफ्टर बर्थ के बाद माँ के मिल्क से कोलोस्ट्रोम के थ्रू, यहाँ मैंने लिख दिया कोलोस्ट्रोम के थ्रू क्या मिलता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन A मिलता है फीटस को, जिससे फीटस का इम्यूनिटी मेंटेन रहता है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। आइए थोड़ा सा मिल्क का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं कि मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, कौन कौन सा इसके अंदर कंपोनेंट्स होता है मिल्क के अंदर। तो देखिए
कंपोजिशन ऑफ मिल्क, यहां मैं हेडिंग कर ले रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क के अंदर सबसे पहले बात करें, वाटर होता है नंबर 1, इसके अंदर वाटर होता है। वाटर ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है वाटर। इसके बाद सेकंड, इसके अंदर मिनरल्स भी होता है, मिनरल्स जो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। थर्ड, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज द लैक्टोज। लैक्टोज ये क्या है, डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स है लैक्टोज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क शुगर। लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। इसके बाद थर्ड बात करें मिल्क के अंदर, तो इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। इसके अंदर फैट्स भी होता है, फैट्स किस फॉर्म में होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। तो ये मैंने बता दिया कंपोजिशन ऑफ मिल्क। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ में आपको 12 में डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ना है, वो आप कंपटीशन में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एंट्रेंस में, नीट की प्रिपरेशन में। आपका एनसीईआरटी बुक में इतना दिया हुआ है और आपका सिलेबस में भी इतना है, तो मैंने आप लोगों को आज ये चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 है वो चैप्टर मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।